हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस नए वीडियो में देखिए, सक्षमता परीक्षा अपने चरम सीमा पर आ चुका है। अब जो है फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुका है और परीक्षा जो है अब 26 तारीख को होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग परीक्षा होगा। इसके बाद अगला कब परीक्षा होता है, ये भी एडमिट कार्ड लोग को आ भी रहा है। तो सभी लोग परीक्षा की तैयारी जोर शोर से लग जाइए और तैयारी कीजिए भी। बहुत अच्छा मौका है और राजकर्मी बन जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो कड़ी चल रही है अतीत से वर्तमान किताब का, देखिए बहुत मेहनत के साथ तैयार किया जा रहा है सभी बुकों का। अभी आपको साइंस का भी जो है अपलोड होगा वीडियो, लेकिन थोड़ा दिक्कत के वजह से समझ पा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इसी की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, शूट नहीं हो पाया है। तो आज हम फिर से अतीत से वर्तमान क्लास 7 का लेकर आए हैं और जहाँ तक हो चुका है पढ़ाई उसके आगे लेकर चलते हैं। बस आप लोग को करना कुछ नहीं है, वीडियो को देख लेना है। और जब वीडियो का 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, निसंदेह आपको परीक्षा हॉल में जब जाइएगा क्वेश्चन देखिएगा, आंसर ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए। एक बार तो आप जो ऐसे नॉर्मल स्पीड में देखना है वैसे देख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है कि दोबारा में स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक है, आप बढ़ा कर देख लीजिए। बस 2 बार में आपको पूरा कॉन्सेप्ट, वीडियो की सारांश सब कुछ आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, बस अब देखिए ऑब्जेक्टिव में थोड़ा दिक्कत होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हालांकि हम करा रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से जो अच्छा क्वेश्चन पकड़ा जाए और आप जब टिक लगाएंगे तो 90% चांसेज रहेगा कि आपका सही हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिलेबस को पूरा ढंग से पढ़ना पड़ता है, समझे। ये 2 दिन 4 दिन की बात नहीं होती है, सिलेबस को ढंग से पढ़ना पड़ता है। जब सिलेबस को ढंग से जब पढ़ लीजिएगा तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धराता है। ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बनाने में ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ाता नहीं है। तो इसीलिए चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग शाहजहां का पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले जहांगीर के विषय में, जहांगीर नहीं पढ़े थे क्या हो, अकबर हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को जहांगीर पढ़ना है। ठीक है, देखिए जहांगीर जो है, देखिए जहांगीर पढ़ेंगे हम लोग। जहांगीर के बारे में देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो सबसे पहले हमको ये समझ में आ जाएगा कि जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था, ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा है कि 1605 में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, जहांगीर को न्याय का जंजीर भी कहा जाता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि यहाँ से जो बन रहा है कि जहांगीर अकबर का पुत्र था और ये 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसके बचपन का नाम क्या रहता है? सलीम रहता है और इसको न्याय के जंजीर नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जहांगीर में जौ है और जहाँ जौ का उच्चारण में न भी है उसमें, और यहाँ न्याय का जंजीर दोनों में लगता है। बस थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये न्याय का जंजीर का मतलब जहांगीर। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि जहांगीर के समय चित्रकला को स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए जहांगीर के समय चित्रकला को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल का समय कहा जाता है। देखिए जहांगीर में जौ है और यहाँ चौ है, तो चौ ज का संबंध होता है, एक ही में आता है चौ ज। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो पत्नी थी जिसका क्या नाम था? नूरजहां। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा था। वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा। अब जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ पर है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से सवाल बन गया, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। यहाँ से एक प्रश्न, ये प्रश्न आता है कि विलियम हॉकिंस जो है किसके दरबार में, मुगल शासक के, किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना जहांगीर के गुरु थे। जहांगीर के गुरु का क्या नाम था? ऐसा प्रश्न अगर आता है तो अब्दुल रहीम खान ए खाना जहांगीर के गुरु थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। देखिए ये बहुत
अपने पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, और इसी मोहब्बत के लिए जैसे शाहजहां ने क्या किया, ताजमहल बनवा दिया, उसी प्रकार ये अपने पत्नी की मोहब्बत में ये क्या करता है, चांदी का सिक्का चलाता है। ठीक है। अब नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने क्या चलाया, चांदी का सिक्के जारी किया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जहांगीर से संबंधित कोई फैक्ट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शाहजहां के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है। तो शाहजहां जो है, शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। ठीक है। और शाहजहां के शासन काल को क्या कहता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। देखिए, बाप क्या था, चित्रकला का स्वर्ण युग, अब बेटा क्या हुआ, बेटा जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है उसके शासन का। ठीक है। इसने म्यूर सिंहासन का निर्माण कराया। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली 1638 में लाया। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, से देखिए, स्थापत्य कला का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक का समय था, तो शाहजहां हो जाएगा। ठीक है। देखिए, शाहजहां और यहाँ पर स्थापत्य कला, इसमें भी स लगा हुआ है, स से स। ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल चाहिए, चित्रकला में जो लगा हुआ था, तो जहांगीर। ठीक है। इसने म्यूर सिंहासन का निर्माण करवाया। ठीक है। इसने आगरा से दिल्ली राजधानी ले गया 1638 ईस्वी में। ठीक है। शाहजहां ने लाल किला, ताजमहल इत्यादि जैसे अनेक भवन का निर्माण कराया, क्योंकि स्थापत्य कला का ये इनका स्वर्ण काल था। इस समय इनके समय में, शासन के समय में बहुत सारे चीजों का निर्माण किया गया, जैसे शाहजहां था सॉरी, ताजमहल और लाल किला। अगला पॉइंट देखते हैं, औरंगजेब। देखिए, सबसे खत्म जो है राजा यही हुआ था। देखिए, औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दुहाद यानी गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। दुहाद कहाँ पे है, तो गुजरात में। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था, मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था, मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है। औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। प्रश्न आएगा कि ऐसा मुगल कौन सा शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, तो औरंगजेब। ठीक है। अब देखिए, औरंगजेब को जिंदा परी कहा, जिंदा परी या जिंदा पीर कहा जाता है। क्या हो जाएगा, ये पीर हो जाएगा। ठीक है। जिंदा पीर कहा जाता है। यह सुन्नी धर्म को मानता था। देखिए, मुसलमान में क्या होता है, इस्लाम में क्या होता है कि 2 होता है, एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। तो ये सुन्नी धर्म को मानने वाला लोग था। ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू किया। ठीक है। जो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, इसका शुरुआत फिर से कौन करता है, आपको औरंगजेब जो है जजिया कर शुरू करता है। और सिख धर्म के 9वें गुरु कौन होता है, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी। देखिए, सिख के जो 9वें गुरु थे, जिनका नाम था तेग बहादुर, जिनकी हत्या क्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी। ठीक है। इसका औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना सर्वाधिक क्या थे, हिंदू थे। औरंगजेब ने, देखिए, औरंगजेब के विषय में कहा जाता है कि ये बहुत सहिष्णु व्यक्ति था। ठीक है। सहिष्णु व्यक्ति था। तो इसने जो है औरंगजेब के शासन का, मुगल से सर्वाधिक हिंदू थे, तो औरंगजेब के विषय में कहा जाता है कि ये बहुत सारे हिंदू को जबरदस्ती जो है, यानी जबरन जो है मुसलमान बनाने का काम किया। लेकिन इनके सेना में सर्वाधिक हिंदू भर्ती थे, यानी इनकी सेना में सैनिक के संख्या में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या थी। ठीक है। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। देखिए, ये मूल रूप से औरंगजेब जो है ना, ये मुसलमान के जो धार्मिक जो सॉरी इस्लाम के जो धार्मिक नियम कानून होते हैं, उसको मानने वाले लोग थे। समझे, इस्लाम धर्म पे चलने वाले लोग थे। ठीक है। जो भी इसका जो नियम कानून है, कायदे हैं, उसको मानकर ये चलता था। ठीक है। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहता है, आलमगीर के भी नाम से कहा जाता है। ठीक है। एक बार आपको हम रिवीजन करा देते हैं कि औरंगजेब का जन्म कहाँ होता है, 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म होता है। और ये जगह होता है दोहाद, और दोहाद कहाँ पे है, गुजरात में। औरंगजेब के गुरु कौन था, तो मीर मोहम्मद हकीम।
इसके बाद औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद औरंगजेब क्या है, सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर होती है उनकी हत्या करवा देती है। कहाँ पे, तो दिल्ली में। इसने जजिया कर को पुनः स्टार्ट किया था। इसके सेना में सर्वाधिक सैनिकों की संख्या हिंदू की थी। ये आपको हो गया। और ये औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर, जो गीत संगीत होता था उस पर पाबंदी लगा दिया था, और औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ से। तो अब देखिए सेक्रेट पॉइंट्स। भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण जो है हमेशा उत्तर पश्चिम से होता आया था। उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया कि आपको जो ई एरिया है, ठीक है, ये जो आपको एरिया है, ठीक है, ये जो आपको एरिया है, ठीक है, ये आपको भारत का जो नक्शा है ऐसे ऐसे तो हल्का फुल्का बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम से, यानी इसी दिशा से होता था। इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इसी दिशा से होता था, ठीक है। मलाया, देखिए बाज बहादुर 1561 ईस्वी में राजधानी कहाँ था इसका, मोडू था। 1602 ईस्वी में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को डक्कर का अभियान अब स्थगित करना पड़ा, और 1605 में अकबर मृत्यु हो गई। देखिए 1602 में राजकुमार सलीम जो होता है यानी कि जहांगीर, ठीक है, वो क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, ठीक है, क्या करता है, विद्रोह कर देता है। और विद्रोह का अकबर दक्कन के जो अभियान होता है उसको किसको कहते हैं, अकबर को स्थगित करना पड़ता है। और इसी के कुछ दिन बाद यानी कि 3 साल बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखिए धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए तथा बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के हेतु 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर कर बंद कर दिया। देखिए अकबर ने क्या किया था कि 1600 कितना ईस्वी में, सॉरी 1563 ईस्वी में हिंदुओं को सहिष्णुता दिखाने के लिए, ठीक है, बहुसंख्य जो हिंदू थे उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए और हिंदू के धार्मिक भावनाओं और सम्मान को पाने के लिए इसने क्या किया था, इसने हिंदू जो कर था, जजिया कर, उसको समाप्त कर दिया था। यानी तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर का मतलब क्या होगा, जजिया कर इसने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। इस जिसकी शुरुआत जो है औरंगजेब अपने शासनकाल में पुनः कर देता है। 1564 ईस्वी में जजिया कर लेना बंद कर दिया गया। अकबरनामा, देखिए अबू फजल ने 3 भागों में रचना की है अकबरनामा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए अकबरनामा की रचना किसने किया था, ठीक है, तो अबू फजल ने 3 भागों में किया था। पहला था अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा था अकबर के शासनकाल का इतिहास, प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति परंपराओं का वर्णन मिलता है, ठीक है, ये दूसरा भाग था। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखना है मुगल साम्राज्य से संबंधित मूल बिंदु। मुगल साम्राज्य से संबंधित क्या मूल बिंदु था से हम लोग देखते हैं। देखिए गुरु अर्जुन जहांगीर के समकालीन थे। जो गुरु अर्जुन देव थे वो सिखों के गुरु थे, जो जहांगीर के समकालीन का मतलब हुआ उनके समतुल्य थे, ठीक है। महेश दास को बीरबल की उपाधि दी जाती है। जो बीरबल है वो ही महेश दास के, उसका जो प्राचीन पहले का जो नाम था उनका क्या नाम रहता है, महेश दास नाम रहता है। और इनको बीरबल की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की जाती है। शेर शाह के समय देखिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की रचना की थी। पहला इसमें प्रश्न आता है कि आपको भी आई है कि पद्मावती की रचना किसने की थी, या पद्मावती की रचना का लेखक कौन है। तो यहाँ आ जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। और 21 शासनकाल के समय हुआ था, तो शेर शाह के शासन के समय इसकी रचना की गई थी, ठीक है। अगला है कि आपको गुरु गोविंद सिंह जी सिखों को 10वें गुरु ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए। जैसे केस, करा, कच्छा, कृपान, कंघा आदि रखना सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। 1699 ईस्वी में सिखों के जो 10वें गुरु थे
आपको गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थल पटना के साहिब में है, ठीक है, बिहार से संबंध रखते हैं। इन्होंने खालसा पंथ का मतलब नींव डाला था, और इसने 5 चीज को अनिवार्य कर दिया गया था सिखों के लिए: केस, करा, कच्छा, किरपान और कंघा। 5 क, देखिए, केस, कच्छा, करा, कंघा और किरपान, 5 चीज को धारण करने के लिए आपको सिखों को अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। देखिए, शाहजहां ही है जो लाल किला का निर्माण करवाता है, ठीक है। इसके बाद आपको ताजमहल का निर्माण कराता है, और आगरा में जो मोती मस्जिद है इसका भी निर्माण शाहजहां ही करवाता है, क्योंकि शाहजहां का समय क्या होता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग काल होता है। अब देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर टू था। देखिए, बहादुर शाह जफर टू था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर टू, ठीक है। किसानों के उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसे अकबर के राजस्व मंत्री तय करते थे, ठीक है। स्वाभाविक है कि जो राजस्व मंत्री होंगे वही तय करेंगे, ठीक है। इसमें राजा की कोई भूमिका नहीं होती थी, ये अकबर के शासनकाल के बाद। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कीवर्ड है जिसको हम लोग को जानना है। पोजल क्या होता है, जिस पर हर साल खेती हो, इसको पोजल कहा जाता था, ठीक है। परती, परती जिसमें 1 साल के अंदर पर खेती, अंतर अंतर पर खेती हो, यानी परती उस भूमि को कहा जाता था जो 1 साल के अंतराल पर वहाँ खेती करने का काम होता था। 1 साल खेती हुआ, फिर अगले साल परती रह गया, 1 साल नहीं हुआ, फिर अगले साल खेती होता था, उसको परती बोलते हैं। और आज भी हम लोग की जो खेती होती है, जहाँ खेती नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, परती भूमि कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए, सक्षमता परीक्षा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएंगे तो आप सक्षम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक है कि आप पास कर जाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान देकर जाना, थोड़ा सीरियस होकर कुछ पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई कर लेने के बाद आपको ये किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि देखिए, आप अपने विद्यालय में ही 2 किस्म के जब रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो सीरियस होकर कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लीजिए, और कुछ पढ़ाई कर लीजिएगा, तब जाके एग्जाम जब दीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगा। और अगर आपने फॉर्म भरा है, एग्जाम दे दीजिएगा और सफलता नहीं मिलेगा, तो आपके जो साथी लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वो क्या करेंगे कि मुंह पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे में जो है आपको हंसेंगे, आलोचना करेंगे, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से बचना है हमको, और अपने तैयारी को धार देना है। देखिए, चापर जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती है, बंजर लंबे समय तक बिना बुआई वाला जमीन। देखिए, कुछ चापर भूमि उसको कहा जाता था जो बहुत लंबे समय के बाद जो है उस पर बुआई होती है, और कुछ समय लंबे समय तक बंजर रह जाता है, उसको चापर भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लोगों का आम जनजीवन मुगल काल में, ठीक है, लोगों का जो आम जनजीवन था वो मुगल काल में किस प्रकार का था, ठीक है, इसको हम लोग को ये चीज करना है, ठीक है। तो अगला हम लोग को देखते हैं। देखिए, तुजुके ए बाबरी में बाबर ने लिखा, किसान निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने लिखा कि किसान जो है लगभग नंगे पैर रहा करते थे, ठीक है, नंगे, करीब करीब नंगे रहते थे। इसके बाद लंगोट का वर्णन है, सॉरी, मतलब नंगे का मतलब क्या हो गया कि वस्त्रहीन रहा करते थे, ठीक है। स्वाभाविक है, लेकिन एक ही वस्त्र को धारण करते होंगे, पूरी तरह नंगे तो नहीं रहते होंगे, ठीक है। इसके बाद लंगोट का वर्णन किया गया, लंगोट का जो पुरुष पहनते थे, और महिलाओं की साड़ियों का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। यानी कि मुगल काल में जब बाबर का समय था, उस समय बहुत सारे लोग के पास कपड़ा वगैरह नहीं था, तो क्या करते थे, नंगे रहा करते थे, मतलब अंडरगारमेंट्स की बात की जा रही है। और कुछ समय के बाद जो है लंगोट का पुरुष जो है लंगोट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और जो महिलाएं होती है वो साड़ी वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 16 एक कुल अकबर द्वारा भारत पर अपनाई गई धार्मिक नीति। देखिए, 16 एक कुल क्या था, अकबर द्वारा अपनाई गई एक धार्मिक नीति था। इस नीति जिसमें
सभी धर्म के मानने वालों के साथ सहिष्णुता के व्यवहार किया गया। धार्मिक आस्था के स्तर पर कोई अंतर नहीं। देखिए, जो सभी सुलह ए जो है कुल का नीति पर चला, ये जो सभी धर्मों का सम्मान करता था अकबर, और अकबर सभी धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया गया, ठीक है। और धार्मिक स्तर पर कोई अंतर नहीं किया गया अकबर द्वारा, ठीक है। अब देखिए, शाहजहां 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और 1628 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद शाहजहां जो है गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 3 भाई नहीं माना। देखिए, शाहजहां के 4 पुत्र थे, ठीक है। दारा था, दारा शिकोह था, इसके बाद 3 भाई और थे। तो उस सभी को दारा को शाहजहां ने दारा को क्या करता है, उत्तराधिकारी सिद्ध करता है। लेकिन 3 भाई जो उसको रहता है इसके उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देता है, जिसमें औरंगजेब भी रहता है, ठीक है। और औरंगजेब जो है बाद में शाहजहां को कैद भी कर लेता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की। इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज का मतलब कि असम को अपने अधीन किया। देखिए, 1663 ईस्वी में शाहजहां जो है, अब जब 1628 ईस्वी में जब शासक बनता है तो अपने राज का जो है विस्तार करता है, और 1663 ईस्वी में लगभग उस समय अहोम मतलब असम के जो क्षेत्र है उसको जीत भी लेता है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, ठीक है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। देखिए, यहीं से औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, और वहीं से जो है मुगल वंश की पतन शुरू हो जाता है। 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने और दिल्ली के तहस नहस कर दिया। नादिर शाह अपने साथ शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्त ए ताउस यानी मयूर सिंहासन और उसमें लगा कोहिनूर हीरा भी लेगा। देखिए, 1739 ईस्वी में ईरान के शासक जो है ना नादिर शाह, देखिए ईरान और अफगानिस्तान के सीमा के आसपास जो क्षेत्र है उसी के शासक था नादिर शाह, जो दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली के तहस नहस कर देता है। और जो सिंहासन रहता है शाहजहां का, क्या रहता है सिंहासन, देखिए तख्त ए ताउस जिसको म्यूर सिंहासन कहा जाता है, उसको भी अपने साथ ले आता है। उसमें लगा हुआ कोहिनूर जो हीरा होता है वो अपने साथ ले आता है। हालांकि बाद में जब अंग्रेजों का शासन काल आता है तो अंग्रेज जो है अफगानिस्तान पे आक्रमण करके जो है और वहाँ से वो कोहिनूर हीरा ले आता है, और उसको जो है फिलहाल अभी जो है इंग्लैंड के म्यूजियम में वो कोहिनूर हीरा रखा हुआ है, समझ गया। अब देखिए, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। देखिए, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के बाद कौन आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली। चलिए, अब देखिए, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। देखिए, वास्तविक संस्थापक, हालांकि याद रखिएगा इसका जो प्रथम शासक था मुगल वंश का कौन था, तब बाबर, ठीक है। और सबसे अंतिम शासक कौन था, तब बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, ठीक है, जफर, ठीक है। और टू इसका बहादुर शाह जफर, बाबर से शासन काल शुरू होता है और बहादुर शाह जफर टू पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अनगिनत शासक होते हैं और लगभग सभी लोग शासन करते हैं, और शासन करने के बाद अलग अलग चीज़ें होते रहती हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी अकबर के ही शासन काल में लगभग ये अखंड भारत पर शासन किया, ठीक है। मनसबदारी, देखिए मनसबदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग को जानकारी रखना चाहिए। मनसबदारी, देखिए मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासन प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है। पद, रैंक शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा
और सैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित थी जो अलग अलग हुआ करती। देखिए मनसब क्या था, देखिए मनसब जो है एक पद या रंग रैंक था। क्या था? मनसब जो है एक पद या रैंक कहिए, ठीक है, रैंक होता था, ठीक है। जो अरबी शब्द है, मनसब क्या है, मूलतः अरबी शब्द है। पद या रैंक शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों के पद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 5। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 5 देखेंगे। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। अब हम लोग अध्याय 5 में चलते हैं। देखिए अध्याय 4 जो है यहाँ तक समाप्त हो चुका है। कितना टाइम हो गया? चलिए चलिए अब हम लोग अध्याय 5 देखते हैं। शक्ति के प्रतीक के रूप में वस्तु कला और के धार्मिक स्थल, यहाँ से हम लोग अध्याय 5 देखेंगे। देखिए देखिए मध्यकाल में मंदिर निर्माण की जो 3 शैलियाँ मौजूद थी। मध्यकाल में कितने मंदिर निर्माण की कितने शैलियाँ मौजूद थी? 3 शैलियाँ मौजूद थी, ठीक है। और 3 शैलियाँ में क्या होता है? पहला है नागर शैली, दूसरा दरवीर शैली, बेसर शैली, और दूसरा नाम विमान शैली, ठीक है। इसका क्या नाम है? विमान शैली है दरवीर शैली का। अब पहला हम लोग देखेंगे नागर शैली क्या होता है। देखिए नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है, ठीक है। यानी नागर शैली इसको कहते हैं कि हिमालय और विंध्य के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें इस नागर शैली का विकास हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दरवीर शैली। देखिए दरवीर शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में अपनाई गई। देखिए दरवीर जो शैली है ये कहाँ अपनाई गई? कृष्णा और कावेरी नदी, यानी दक्षिण भारत के दरवीर शैली जो है दक्षिण भारत की शैली है, ठीक है। कृष्णा और कावेरी, कृष्णा नदी कहाँ बहती है? आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है। और कावेरी नदी उसी तरफ है। तो कृष्णा और कावेरी नदी के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ ही द्रविड़ शैली का उत्पन्न हुआ। आज भी वहाँ द्रविड़ जाति से संबंधित लोग रहते हैं। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो अभी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे जिनका नाम था राहुल द्रविड़, वो भी द्रविड़ का मतलब क्या हो गया? ये उसी मूल निवास से वास करते हैं, समझे। द्रविड़ एक प्रजाति भी है और द्रविड़ क्या है? एक शैली भी है। तीसरा है कि बेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से संबंध रखती है। देखिए बेसर शैली जो है विंध्य पहाड़ों यानी हिमालय का जो बीच का जो क्षेत्र है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपको भारत हो गया, तो विंध्य पहाड़ बीच से जो अथी आपको है, विंध्य पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी, यानी कृष्णा नदी इस तरफ आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ जो बीच का जो क्षेत्र है, इसका जो बीच का क्षेत्र है, इसी में इस शैली यानी बेसर शैली का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नागर शैली देखिए वर्गाकार आधार पर निर्मित होती है। जैसे वर्ग आकार का आधार पर, जैसे वर्ग आकार का चबूतरा बना दिया, ठीक है, और उसी पे कोई चीज का निर्माण किया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नागर शैली। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग दरवीर शैली। दरवीर शैली की मंदिर क्या होता है? आयताकार आधार पर निर्मित होता है। नागर मतलब चौकोर वर्ग आकार का, और दरवीर का क्या मतलब होगा? आयताकार होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए नागर शैली से निर्मित मंदिर के शीर्ष शीर्ष जो है पर्वत समान होता है। ये जो नागर शैली का है जो शीर्ष क्या होता है? पर्वत के जैसा दिखता था, ऐसे पर्वत के जैसा। आज भी हमारे आसपास को जो देखिएगा शिव मंदिर जो हम लोग गाँव में है निर्माण किया था, पहले चबूतरा बनाया जाता है और उस पर जो है आपको बनाकर क्या कहता है? ऐसे शिवलार तक बना देता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसको क्या होता है? नागर शैली का ही रूप है वो, ठीक है। नागर शैली का ही उस तरह का रूप होता है, ठीक है। तो पर्वत के आकार का बन जाता है। और द्रविड़ शैली से बने मंदिर के शिखर पिरामिड, ठीक है, या प्रिज्म आकार के होते हैं। देखिए अब द्रविड़ शैली के जो मंदिर बनते हैं वो क्या होता है? नीचे का जो सतह होता है आयताकार होता है,
और उस पर प्रिज्म की तरह, पिरामिड की तरह, जैसे कहीं कि अभी भी आप लोग गांव में कहीं देखने के लिए मिलता है, हमारे गांव में आसपास है, वो शिव का जो मंदिर है उसी प्रकार के प्रिज्म के आकार का ऊपर का जो बना हुआ रहता है। जैसे भूसौला होता है, भूसौला का खोपी किसे होता है, उस खोपी जो है वो क्या होता है, प्रिज्म के आकार का बना हुआ रहता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दरबीर शैली। ठीक है, दरबीर में याद रखिएगा कि चबूतरा आयताकार होता है और नागर में क्या होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, अब देखिए दस अवतार मंदिर देवगढ़ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का। निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था। दस अवतार मंदिर कहाँ पे है, देवगढ़ में है। और देवगढ़ कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा मिहिर भोज ने। अब देखिए तेली मंदिर, ये ग्वालियर का है। निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था। देखिए राजा मिहिर भोज ने दो मंदिर का निर्माण करवाया, एक दस अवतार मंदिर और एक तेली मंदिर। जो दस अवतार मंदिर कहाँ पर है, तो देवगढ़ में है। और देवगढ़ कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। और तेली मंदिर का निर्माण ग्वालियर में कराया गया था। और ग्वालियर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश का एक शहर है। अब देखें जगन्नाथपुरी। देखिए जगन्नाथ मंदिर जो पुरी उड़ीसा में है, ये नागर शैली से निर्मित है। और यहाँ से ये देखिए यहाँ पर ही आपको सूर्य मंदिर है। ठीक है, इसको सूर्य मंदिर वाला भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, सूर्य मंदिर जिसको कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क मंदिर का भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। और ये जगन्नाथ भगवान का यहाँ पर प्रतिमा 10 क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए खजुराहो मंदिर, यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये भी नागर शैली में निर्मित है, खजुराहो मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है जो कलिंग शैली से निर्मित है। देखिए लिंगराज मंदिर भगवान शिव का ही लिंग अवतार में जो है लिंगराज मंदिर के बनाया हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। और उसका निर्माण बिल्कुल कलिंग शैली में किया हुआ है। ये आप जाइएगा भुवनेश्वर शहर में, तो हमने इस मंदिर को विजिट किया है, वहाँ पर देखा है कि वो आपका बिल्कुल नटराज मुद्रा में है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक कलर का है। और इसका निर्माण किस शैली में है, कलिंग शैली में। और कलिंग जो है पुराना नाम उड़ीसा का है। तो आप नाम से याद रख सकते हैं कि लिंगराज मंदिर जो है, देखिए लिंग, एमे लिंग लगा हुआ है, तो एमे क लगा दीजिएगा तो कलिंग शैली हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं गर्भगिरी। गर्भगिरी क्या होता है, जो भी मंदिर होता है उसमें एक गर्भगिरी होता है। उस गर्भगिरी का मतलब क्या है, मंदिर के जो केंद्रीय भाग होता है में मूर्ति स्थापित जहाँ होता है उसको गर्भगिरी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गर्भगिरी कहते हैं। जो बीच वाला जो जगह होता है ना, बीच स्थान सेंट्रल, उसको हम क्या कहते हैं, गर्भगिरी के नाम से जानते हैं। देखिए अमूमन इस सबसे हम लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेना है। मीनाक्षी मंदिर, ये द्रविड़ शैली से बना है। यह मदुरै, ठीक है, मदुरै में स्थित है। मीनाक्षी देखिए म से मीनाक्षी, मदुरै म से मदुरै। देखिए दक्षिण भारत का अधिकतर मंदिर क्या है, द्रविड़ शैली से बना हुआ है। हम जैसा कि जानते हैं कि द्रविड़ शैली का विकास कहाँ हुआ है, दक्षिण भारत में। यानी कि कृष्णा और कावेरी नदी के जो इर्द गिर्द की जो भूमि है वहाँ पे आपको द्रविड़ शैली का निर्माण हुआ है। ठीक है, और विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा का विकास हुआ है, देखिए आपको कहाँ गया, बेसर शैली, बेसर शैली का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण में कौन कौन, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ये बात याद रखिएगा। अब हम देखते हैं तंजौर का। देखिए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर यह द्रविड़ शैली से निर्मित है। ठीक है, तंजौर देखिए जितना भी दक्षिण के जो मंदिर है वो सभी जो है द्रविड़ शैली में ही बने हुए हैं। दक्षिण में जैसे तमिलनाडु हो गया, आपको कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, इस सब के क्षेत्र के जितने भी मंदिर बनेंगे सब आपको द्रविड़ शैली का है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और विंध्य हिमालय के जब बीच में आएंगे तो बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली में। इसके बाद नागर शैली है। नागर शैली के खास करके उत्तर भारत के क्षेत्र में जो मंदिर बने हैं उत्तर भारत के क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग, कलिंग शैली से निर्मित है। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर अभी हम जो बताए हैं
कोणार्क का सूर्य मंदिर जो देखिए, कलिंग का मतलब क्या हुआ, लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर उड़ीसा का जो क्षेत्र में है, जितने भी आपको मिलेंगे, अब सब शैली जो है आपको कलिंग शैली में ही बना हुआ है, ठीक है। और उड़ीसा का पूरा नाम, पुराना नाम क्या है, कलिंग है, अशोक के समय का। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है, ठीक है। यह 1353 में बना। यह सूफी संत मलिक इब्राहिम का है। देखिए, बिहार शरीफ में जो बिहार तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कहाँ पर स्थित है, तो बिहार शरीफ में स्थित है। और ये मलिक इब्राहिम का मकबरा है, क्या है, यह 1353 ईस्वी में बना हुआ है, ठीक है। आज के अब देखते हैं, इतना ही है क्या और है रे भाई। चलिए देखते हैं, हम लोग और भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसी वीडियो में सारा चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए देखिए, तुर्की के भव्य इमारत कुतुब मीनार है। तुर्की की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। देखिए, यहाँ पर कुछ गलती है। तुर्की की भव्य इमारत, देखिए यहाँ गलत, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पे है, ये आपको नई दिल्ली में, सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। अब देखिए, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करा गया। देखिए, सूफी संत कुतुबुद्दीन, देखिए नाम भी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। और ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कराया गया था। देखिए, बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, बना थी संत जो थे वो कुतुबुद्दीन थे, ठीक है। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी और काकी के नाम पर, ठीक है। कुल जो है 714 मीटर, 71.14 मीटर पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, कुल लंबाई कितना है, 71.4 मीटर की ऊंचाई है। अब पहली मंजिल का निर्माण कौन कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। और अगली 3 मंजिल का निर्माण इल्तुमिश ने करवाया, ठीक है। इसलिए इसमें सवाल जो है ना पूछता है कि देखिए, प्रारंभिक जो निर्माण है वह आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। इसके बाद कौन करवाता है, तो इल्तुतमिश करवाता है 3 मंजिल का निर्माण। अब देखिए, इसका मीनार का जो शीर्ष है वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया, ठीक है। जिसके बाद में मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और इसमें 1 मंजिल और जोड़ा, ठीक है। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण लाल बालू पत्थर तथा संगमरमर का निर्माण हुआ, संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और इसका इस्लाम शैली का इस्तेमाल करके, देखिए सबसे पहले कौन बनाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ऐबक हम लिख देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहली मंजिल का निर्माण करवाता है। टोटल लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है, 71.4 मीटर का ऊंचाई है किसका, आपका बताइए, कुतुब मीनार का, ठीक है। और अगला जो 3 मंजिला होता है इसको इल्तु तामिश, ठीक है। तामिश ने अगले 3 मंजिला का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके बाद इसका जो चौथा जो मंजिल होता है वो वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट जाता है, ठीक है। जब टूट जाता है तो उसका निर्माण कौन का था, फिरोज शाह तुगलक निर्माण करवाता है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक अगला निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, प्रश्न आपको ऑप्शन में तीनों नाम रहेगा, लेकिन प्रश्न को हमको सावधानी पूर्वक पढ़ना है कि कौन सा चीज पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है इस्लाम शैली से निर्मित जो है एक सबसे सुंदर नमूना है आपको कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और सूफी संत कुतुबुद्दीन की याद में बनवाया गया था, ठीक है। अब मेहराब, देखिए वैज्ञानिक विधि पर पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा में देखते हैं। देखिए, मेहराब जो है वैज्ञानिक मेहराब बनाने में जो वैज्ञानिक विधि का जो प्रयोग है, ये पहली बार जो है कुतुब मीनार के जो अलाई दरवाजा बनाया गया है
उसमें पहली बार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम, ठीक है, का मकबरा जो है, तिलहारा का मस्जिद, बेगू हजाम की मस्जिद तुर्क अफगान शैली से निर्मित है। ठीक है, अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में। देखिए बिहार शरीफ में स्थित जो मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है, वो तुर्क अफगान या तिलहारा का जो मंदिर है, मस्जिद है, और बेगुहाज का जो मस्जिद है, ये सभी जो है तुर्क अफगान शैली में निर्मित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से क्वेश्चन आ सकता है आपको। देखिए तुम सभी जो है आपको वर्ग 7वां से ये सारा चीज फैक्ट लिया जा रहा है। ठीक है, अब आपको आते हैं कि बिहार में तुर्क काल के सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा है। ठीक है, जिसका निर्माण कब किया गया था? 1353 ईस्वी में, जो दिल्ली के तुगलक शैली का प्रभाव प्रेरणा तुगलक शासक गयासुद्दीन के मकबरे से मिला है। देखिए बिहार में जो तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कहाँ पर है? तो बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है, वो 1353 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इस पर जो प्रभाव है तुगलक शैली का प्रभाव है, और इसका जो प्रेरणा कहाँ से मिला था? ये तुगलक शासक गयासुद्दीन के जो मकबरा है उससे प्रेरणा लेकर आपको मलिक इब्राहिम का मकबरा आपको बनाया गया था बिहार शरीफ। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है वो तुगलक शैली का एक नमूना है। ठीक है, उसी के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, और बनाया इसलिए गया है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? इसकी प्रेरणा जो है आपको जो गयासुद्दीन के जो मकबरा है, तुगलक शासक गयासुद्दीन जो थे, उनके मकबरे से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। ठीक है, देखिए मलिक इब्राहिम कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिहार से रिलेटेड है। ये सूफी संत थे। इस मकबरे का निर्माण उनके देखिए देखिए इस मकबरे का निर्माण जो है उनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा जो है किया गया था। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो मकबरे का जो निर्माण है, उनके जो कौन थे? लड़के थे। लड़का का क्या नाम था? सैयद दाऊद। इनका क्या नाम था? आपको मलिक इब्राहिम। याद रखिएगा, केवल मलिक इब्राहिम याद रखिएगा, तब को समझ में आ जाएगा कि पहले दम बहुत क्वेश्चन पूछता है कि मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार शरीफ में स्थित है। किस शैली में बनाया गया था? तुगलक शैली में बनाया गया है। किस शासक के मकबरे के बनावट का जो है प्रेरणा ली गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और इसको मलिक इब्राहिम क्या थे? तो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। और इस मकबरे का बनाने का काम किसने किया? तो उनका जो बेटा था लड़के सैयद और दाऊद द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दाऊद इब्राहिम के, देखिए दाऊद इब्राहिम, देखिए मलिक इब्राहिम, ठीक है, और दाऊद इब्राहिम उसके बेटा का नाम हो जाएगा। तो दाऊद इब्राहिम मतलब याद रखिएगा ना, दाऊद इब्राहिम जो डॉन है, तो इब्राहिम उसके फादर का नाम हो गया मलिक इब्राहिम, और दाऊद क्या हो जाएगा? उसके बेटा का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, एक नज़र आपको देखना है और एग्जाम में नज़र से बिल्कुल आंसर हटेगा नहीं, और आप आंसर दे दीजिएगा निस्संदेह। आप प्रश्नों का हल जो है आप उत्तर दे दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बशर्ते कि आपको सिलेबस कंप्लीट करा देना है। कल का जो एग्जाम है 26 तारीख को, उसमें आपको देखिएगा इतिहास से प्रश्न पूछे हुए मिलेंगे। ठीक है, और हम लोग साइंस का भी सेक्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस एग्जाम के लिए तो नहीं, लेकिन अगले अगले एग्जाम की हम बात करते हैं। उस एग्जाम में मेरा जब साइंस का जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जान लीजिए। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन को हम मिला देंगे कि आपको मेरा वीडियो के यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए मुगल काल का आरंभिक जो रूप है बागों के निर्माण में दिखता है। ठीक है, मुगल काल का जो आरंभिक काल होता है वो ज्यादातर बागों के निर्माण में होता है। बागों का शौकीन होता है कौन? ये बाबर। और इसकी शुरुआत कौन करता है? बाबर ही करता है। इत्मादुद्दौला के मकबरे में पहली बार पितरा दूर था रंगीन पत्थरों से
पच्चीकारी का प्रयोग किया गया था। कि इत्मादुद्दौला के मकबरा जो है उसमें पहली बार पितरा टूरा तथा रंगीन पत्थरों से पिचकारी का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अब इत्मादुद्दौला कौन था? तो ये नूरजहां का पिता था। और नूरजहां कौन थे? तो जहांगीर की आपको बेगम थे। अब शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की थी। ठीक है। और 1638 ईस्वी में ही इसने राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था। ठीक है। में प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण कराया था। देखिए शाहजहां ने प्रशासनिक भवन के रूप में इसका निर्माण करवाया था, लाल किला का निर्माण कराया था, जहाँ पे अभी लाल किला में कौन रहते हैं? राष्ट्रपति भवन है, जिससे राष्ट्रपति उसमें रहते हैं। ठीक है। देखिए, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरह से आपको इतिहास का जो सेक्शन है, मुगल काल का सारा चीज आपको बता दिया गया है। सक्षमता परीक्षा में इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं आएगा। विश्वास करके आप इसको वीडियो को पढ़ें, एक दो बार आप वीडियो को देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद आपको निसंदेह इससे प्रश्न अलग अलग भटकना नहीं है, इसी से सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और साइंस का वीडियो, ज्योग्राफी का वीडियो, देखिए सभी का कंप्लीट हो जाएंगे। तो सब समझ लीजिए कि मेरे वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला है, क्योंकि यह सिलेबस से क्वेश्चन है और हर हाल में यहीं से प्रश्न पूछेंगे। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इधर उधर समय मत भटकाइए और वीडियो को देखिए। 2 बार 3 बार जय बार मन है तय बार देखिए, और सब वीडियो को देख जाइए, तब जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है। तो वीडियो को हो सके जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों और साथी समाजी हैं सबके पास वीडियो को भेजिए। सभी लोग को बोलिए कि वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि सभी वीडियो मिलता रहे। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी लोगों को परीक्षा का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।